Hello everyone, welcome to Momentum IS, Vishleshan, short session, concrete analysis. And in this session, we are going to move further with the next part of our judiciary issues which we were covering and which is the collegium system. Now, आप में से जितने लोग यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं लक्ष्मीकांत बुक को ज़रूर रेफ़र करते हैं. इनफैक्ट डी बसु या जो भी बुक्स आप रेफ़र करते हो, कलीजियम सिस्टम इन जुडिशरी अपने आप में एक बहुत बड़ा डायमेंशन है और आज ये वाला सेशन थोड़ा सा लंबा हो भी सकता है कंसिडरिंग करेंटली जो ये एकदम से फिर से न्यूज़ में आया है. और वो भी इसलिए बिकॉज अभी रिसेंटली हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट था कि कलेजियम इज़ अनअकाउंटेबल एंड ओपेक. एंड ऐसे स्टेटमेंट बहुत बार आते भी रहे हैं. एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जैसे कहें या फिर फ्रॉम टाइम टू टाइम जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, जिस टाइप की चीज़ें भी रही हैं, इससे बताता है कि कहीं ना कुछ कलेजियम सिस्टम में बार बार ये कंट्रोवर्सीज उठती हैं और इस चीज़ को कहीं ना कहीं रिजॉल्व नहीं किया जा रहा है. तो लेट्स मूव अहेड. सबसे पहले ये जानते हैं कि ये जो आइडिया ऑफ कलेजियम सिस्टम ये आया कहाँ से. वेल, जो लोग पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा कि कलीजियल सिस्टम को अगर हम देखा जाए तो सी के फैजल की एक बहुत अच्छा आर्टिकल है जो उन्होंने डेक्कन हेरल्ड में लिखी थी. एंड उन्होंने जो इंडियन जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उसको दो फेजेस में डिवाइड किया है. पहला जो कि प्री सेकेंड जजेस केसेस, जो कि 1993 में हुआ था, एंड पोस्ट सेकेंड जजेस केसेस. ना इस टाइप के डायमेंशंस बनाए क्यों गए. सी के फैसल बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बोलते हैं इससे रिलेटेड कि जो इसके पहले वाला फेज था ये वाला, इसमें जो भी जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते थे उसमें एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस दिखता है. हाउएवर पोस्ट सेकेंड जजेस केसेस के डोमेन में अगर देखा जाए तो यहां पे जुडिशियल प्राइमेसी दिखती है. एंड फॉर बोथ ऑफ दीज केसेस हमें ये दिखता है, जो कि सी के फैजल ने भी बोली है, कि इन दोनों ही केसेस को अगर हम देखें, इन दोनों ही केसेस को अगर हम देखें तो हमें एक चीज मिलेगा कि ये दोनों के दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के अगेंस्ट में है. नाउ दिस इज अगेन, आई एम नॉट सेइंग, दिस हैज बीन स्टेटेड बाय सी के फैजल. नाउ ये चीज आया कैसे सेकंड जजेस केसेस की. मेनली ये बात चल रही थी बार बार फर्स्ट जजेस केस में देखा जाए या सेकंड जजेस केस, जिसको हम मेनली जानते हैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. तो उसमें मेनली यही चीज पाया गया कि बात ये हो रही थी कि जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए. जजेस की अपॉइंटमेंट जो सुप्रीम कोर्ट या उसमें होती है वो मेनली बाय आर्टिकल 124 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू होती है. एंड सेकेंड जजेस केसेस में ये बोला गया कि जो कलीजियम सिस्टम एक कलीजियम सिस्टम रहेगा जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहेंगे, दो सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे जो कि जजेस के अपॉइंटमेंट्स जो भी नए जज अपॉइंट होके आएंगे और जो चीफ जस्टिस बनेगा अगला सुप्रीम कोर्ट का, या फिर ट्रांसफर्स जो भी हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें कलीजियम सिस्टम हैंडल करेगी. सेकेंड जजेस से जब हम थर्ड जजेस केसेस में आते हैं तो वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा और डीपेन किया गया और कलीजियम सिस्टम को थोड़ा एक्सपैंड किया गया. वहाँ पे ये आया कि दो सीनियर मोस्ट जजेस नहीं रहेंगे, वहाँ पे अब 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहेंगे. लेकिन इसी के साथ साथ कुछ गाइडलाइंस भी दिए गए. उस गाइडलाइन के हिसाब से ये रखा गया कि पहली बात कि अगर जो अगला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने वाला है, अगर वो उन 4 सीनियर मोस्ट जजेस में नहीं आता है तो उसे भी इंक्लूड करना है, सक्सेसर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी इंक्लूड करना है कलीजियम सिस्टम में. दूसरी चीज, अगर एक कंसेंसस के थ्रू आना चाहिए जुडिशियल अपॉइंटमेंट या जो भी जज को अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो जितने भी मेंबर्स हैं कलीजियम सिस्टम के
अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने डिसेंट कर दिया तो रिकमेंडेशन नहीं जाएगा। थर्ड केस, अगर 2 और मोर जजेस ने डिसेंट दिया कि नहीं ये अपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी परसिस्ट नहीं करना है कि नहीं मुझे आगे बढ़ना है इस अपॉइंटमेंट के साथ, भले ही कुछ लोग मना कर रहे हो। तो ये तीन चीज़ें कुछ एज अ बेसिक गाइडलाइन की तरह दी गई आपके कॉलेजियम सिस्टम के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस, और इससे ये भी देखा गया कि इसके बाद जितने भी अपॉइंटमेंट्स हो वो उसी अकॉर्डिंग ही किए जा रहे थे, उसी तरह से ही किए जा रहे थे। कॉलेजियम सिस्टम के लिए जस्टिस सताशिवम ने ये कहा कि भाई इट हैज एंश्योर्ड कि भाई ये थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हो गया आपका जुडिशियल सिस्टम, इंडियन जुडिशियल सिस्टम थोड़ा और ट्रांसपेरेंट हुआ है। नाउ आई एम सेइंग इट from the dimension of a judge who has stated. I will also present the criticism of other judges जिन्होंने कॉलेजियम सिस्टम को क्रिटिसाइज भी किया है। तो सताशिवम ने कहा कि भाई ये इस तरह से सही, मतलब कहीं ना कहीं जुडिशियल अपॉइंटमेंट को और ट्रांसपेरेंट बना रहा है। कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं हमारे आर्टिकल 50 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को भी कंसोलिडेट करता है, जो कि ये कहता है कि एक सेपरेशन ऑफ पावर जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव के बीच में हमेशा होनी चाहिए, जो कि प्रेजेंट भी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्गन का कोई भी मेंबर आपके कॉलेजियम सिस्टम में नहीं पार्ट हो रहा है। बट अगेन बार बार इस चीज़ को बोला जा रहा था कि ये ट्रांसपेरेंट नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए अरुण जेटली जो हमारे फॉर्मर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं एंड एक लॉयर भी थे, उन्होंने अपना एक बहुत पहले एक ऐसे लिखा था द कॉलेजियम सिस्टम इश्यूज कंट्रोवर्सीज एंड रोड अहेड। उसमें उन्होंने कहा कि जो कॉलेजियम सिस्टम है ये कहीं ना कहीं दिखाता है, इसका जो जेनेसिस है ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस है, लेकिन इसने क्या क्या कंट्रोवर्सीज रेज की है, इन्होंने 3 चीजें बताई मेन। फर्स्ट इज दैट कि ओपेक फंक्शनिंग, सेकेंड इज आपका क्वेश्चनेबल चॉइसेस, मतलब जो चॉइस आप चूज कर रहे हो वो कैसे है। एंड इसी चीज को लेकर हम आगे के सेशन में जब हम जस्टिस ताहिल रमानी और बाकी जजेस के बारे में बात करेंगे जिनके चॉइसेस अपॉइंटमेंट कैसे होती है, एंड इस केस में भी हम एक आलोक प्रसन्न कुमार का एक पार्ट लेंगे कि क्यों उन्होंने इस टाइप की चीजें बोली कि क्वेश्चनेबल चॉइसेस भी है, जो इनके स्टेटमेंट को डोमिनेट भी करती है। एंड थर्ड चीज कि इट रेस्ट्रिक्ट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड स्टेक होल्डर्स। तो ये अरुण जेटली के अपने उस टाइम के स्टेट्समैन थे जो उन्होंने कहा था कि अपने उस एसे के थ्रू कि हाँ ये 3 मेन डिसअपॉइंटमेंट्स दिखती हैं हमारी कॉलेजियम सिस्टम में। इसके अलावा तो एक बहुत बड़ा एफर्ट किया गया 2014 में अराउंड, जहां पे 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, और उस 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 3 आर्टिकल्स अमेंड किए, बनाए गए, ऐड किए गए, 124A, 124B एंड 124C। नाउ व्हाट वाज दिस 124A? 124A ने एक बॉडी फॉर्म की, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, NJAC। NJAC का ये काम था कि ये कमीशन क्या करेगी, आपके जो भी फंक्शंस है, आर्टिकल 124 में सारे फंक्शंस प्रोवाइड किए गए कि ये करना क्या है, इन्हें जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो करना है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हो गए, जजेस चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट हो गए एंड जजेस ऑफ द हाई कोर्ट हो गए, इन सब के अपॉइंटमेंट्स देखनी है, ट्रांसफर ऑफ जजेस भी इन्हीं को ही देखना है, एंड अगर कुछ ये सारे फंक्शंस विथ इंटेग्रिटी होने चाहिए। ये आर्टिकल 124B में ऐड किया गया। 124C ने बोला कि भाई इसके बाद से जितने भी अपॉइंटमेंट है, जो भी फंक्शनिंग इससे रिलेटेड होनी चाहिए, जजेस से रिलेटेड, उस सारे का जो भी पावर्स हैं वो सारे उन सारे की चीज़ों के मतलब प्रोविडेंस है,
जो भी एग्जीक्यूशन करवाना है उसका पार्लियामेंट वो करेगी, लॉज बनाना है, जो भी चीज़ें हैं। तो उसी पार्लियामेंट ने एनजेएसी क्रिएट किया और इस एनजेएसी के अंदर कुछ मेंबर्स दिए गए। पहला कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे वो चेयरपर्सन होंगे और एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे ऑर्गन के। सेकेंड वॉज 2 सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। थर्ड वॉज यूनियन लॉ मिनिस्टर आएंगे। एंड 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ये इस ऑर्गन के फॉर्मेशन होने थे। नाउ एक और चीज, 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट कहां से आएंगे, ये भी पार्लियामेंट ने उस आर्टिकल के थ्रू 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू बताया कि ये मेनली सारे के सारे होने चाहिए, बैकग्राउंड जिनका होना चाहिए शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, वुमेन को जो रिप्रेजेंट कर सके, इनमें से ही होने चाहिए, इनमें से एक एटलीस्ट। और इन दो जो एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे उनमें से एक एटलीस्ट किसी एक बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करे। एंड दूसरा चीज उन्होंने ये भी बोला कि ये जो भी एमिनेंट ज्यूरिस्ट होंगे इनका रीअपॉइंटमेंट उसमें नहीं फिक्स होगा। तो क्या ये पहला एफर्ट था 2014 में? एक बहुत बड़ा एक सब्सटैंशियल एफर्ट था, लेकिन ये पहला एफर्ट नहीं था। एज इन पहला एफर्ट कह भी सकते हैं, लेकिन इसके पहले जो कमीशंस या बॉडीज बनाई गई हैं उन्होंने ऑलरेडी कॉलेजियम सिस्टम के लिए थोड़े ना कुछ रिकमेंडेशंस दे चुकी थी। जैसे आपका नेशनल एडवाइजरी काउंसिल, या फिर आपका सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, इन्होंने बोला कि अगर आपको जुडिशियल अपॉइंटमेंट करना है तो एक बॉडी बनाओ। एनजेसी एक अलग अपने आप में उसका बना, वो शायद आगे जाके उसका ब्लूप्रिंट हुआ। बट इन्होंने क्या कहा कि एक बॉडी बनाओ जिसमें जुडिशरी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, एग्जीक्यूटिव से वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होने चाहिए। यानी कहीं ना कहीं पहली बार दिखा कि वाइस प्रेसिडेंट को थोड़ा अलग से एक पावर्स देने की बात हो रही है। और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शुड बी द आपके क्या कह सकते हो, चेयरमैन ऑफ दिस बॉडी। इट वॉज नॉट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को चेयरमैन बनाने की बात हुई। यूनियन लॉ मिनिस्टर की बात हुई। तो इस तरह से और भी लेजिस्लेटिव ऑर्गन से लिया गया, अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग किया गया। लॉ कमीशन इन 1987 उन्होंने भी कुछ कहा कि भाई इस चीज पे कुछ काम करना चाहिए। लॉ कमीशन के हिसाब से ये था कि भाई इसमें जो अपॉइंटमेंट्स होनी है उसमें आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लाओ, 3 सीनियर मोस्ट जजेस लाओ ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और जो उस टाइम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके प्रेडिसेसर को भी लाओ। देन यूनियन लॉ मिनिस्टर को लाओ फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, और अटॉर्नी जनरल भी होने चाहिए आपके एग्जीक्यूटिव में के थ्रू जो इस ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन, इस बॉडी को ज्वाइन करेंगे। प्रेडिसेसर के अलावा इन्होंने बोला कि चीफ जस्टिसेस ऑफ हाई कोर्ट्स को भी लाओ, 3 या 4 आप लॉ कमीशन के थ्रू जो आने चाहिए। तो ये कुछ एफर्ट्स किए जा रहे थे कि कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर कुछ ना कुछ एक वो देखा जाए, उस चीज को रोका जा सके। एक अगर कहीं ना कहीं अगर कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो उस चीज को कैसे हैंडल किया जा सके। अच्छा, वन मोर पॉइंट विच आई फॉरगॉट टू से यू इज दैट कि 2 एमिनेंट ज्यूरिस्ट ये भी एक कमिटी के थ्रू ही अपॉइंट किए जाएंगे। और इस कमिटी में कौन कौन रहेगा? 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम द हाउस ऑफ द पीपल, या फिर लोकसभा कह सकते हैं। तो ये कुछ कॉलेजियम सिस्टम से रिलेटेड डायमेंशन पे हमने बात की कि क्या क्या चल रहा था। नाउ अगेन,
अब बात आती है कि एकदम से क्यों पकड़ा। पहली बात तो यूनियन लॉ मिनिस्टर का भी आपने रिसेंटली सुना। अपार्ट फ्रॉम दिस, श्रीराम पंचू, इन्होंने रिसेंटली हिंदू में एक आर्टिकल लिखा था विच वॉज क्वाइट अ जेन्युइन वन, जो कि देखना भी चाहिए। श्रीराम पंचू ने रिसेंटली बताया था कि जब ये अपॉइंटमेंट्स की बात हो रही थी, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट की बात हो रही थी, तो उस टाइम ये था कि कलीजियम की मीटिंग्स नहीं हो पा रही थी। क्यों नहीं हो पा रही थी? क्योंकि जो अभी जो चीफ जस्टिस बने उनका उस टाइम पे ये था कि कुछ कोर्ट आवर्स के बियॉन्ड में भी कुछ केसेस थे जो उन्हें टैकल करना था। प्लस जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर एंड जो और भी जो उस कलीजियम सिस्टम के पार्ट है वो अपना टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो श्रीराम पंचू ने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया कि अगर फिजिकली आप प्रेजेंट नहीं हो तो क्या वॉज देयर नो टेक्नोलॉजिकल मोड कि हम आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू क्या हम कांटेक्ट नहीं कर सकते थे, कनेक्ट नहीं कर सकते थे कलीजियम सिस्टम अपने आप में और अपनी मीटिंग्स को ओवर नहीं कर सकती थी? आई मीन व्हाट वाज दिस? तो श्रीराम पंचू के आर्टिकल ने कहीं ना कहीं इस चीज़ को फिर से रेज किया। देन अगर इसके अलावा देखा जाए तो और भी स्कॉलर व्यूज हैं जिन्होंने इस टाइप से बोला कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक है। जैसे कि अगर देखा जाए के वेंकटरमन, के वेंकटरमन का कहना था कि भाई अगर आप जो भी चीज़ें हैं, हमें पता तो नहीं चल रहा है कि कलीजियम सिस्टम में किसने डिसेंट प्रेजेंट किया है, किसने नहीं किया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं एक चीज़ है ओरली हो रही है, तो क्या कहीं ना कहीं इस चीज़ की ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए या फिर इस चीज़ की राइटिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग का कहीं ना कहीं एस्पेक्ट ऐड होना चाहिए कलीजियम सिस्टम में जो कि इस चीज़ को प्रेजेंट कर सके। देन जैसे देखा जाए 2019 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, एक थे नहीं, आई मीन जस्टिस रंगनाथ पांडे, इन्होंने एक लेटर लिखा था प्राइम मिनिस्टर को कि आपको रिकंस्ट्रक्ट करने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है हमारी कलीजियम सिस्टम को, कंसिडरिंग जो मैल प्रैक्टिसेस हो रही हैं। मैल प्रैक्टिसेस इन द सेंस कहीं ना कहीं शायद क्लोज सिस्टम है या वो चीज़ हो रही है, इस वजह से हो रही है, जिसको कहीं ना कहीं जस्टिस रूमा पाल, रिटायर्ड है ये आज के डेट में, शी ऑल्सो सेड कि ये कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को प्रेजेंट कर रहा है, कलीजियम सिस्टम हमारा कहीं ना कहीं नेपोटिज्म को प्रेजेंट कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं उस मेरिट को सामने नहीं ला पा रहा। भले ही उन गाइडलाइंस जो मैंने कहा ना, 3 गाइडलाइंस की बात की स्टार्टिंग में कि क्या क्या चीज़ें रखी, उस गाइडलाइन में कहीं ना कहीं मेरिट को भी रखा गया था, बट वो मेरिट कहीं ना कहीं प्रेजेंट नहीं हो रहा था एंड वो कहीं मेरिट कहीं ना कहीं दिख भी नहीं रहा था। तो ये सारी चीज़ें थी। भले ही एंड इस चीज़ को हमने पहले भी कवर किया है कि जब वुमेन इन जजेस की बात हम कर रहे थे वहाँ पे भी हमने कहा कि एक अनरिटन कहीं ना कहीं क्राइटेरिया क्रिएट कर दिया गया, बट उस चीज़ को प्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। इन एडिशन टू दिस, अगर हम इसके बाद भी देखें कि और क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स चल रही हैं या कैसे दिखना चाहिए, इसके अलावा अगर हम देखें तो क्या और देशों में क्या चल रहा है, सिस्टम्स क्या है, किस तरह से अब जुडिशियल अपॉइंटमेंट होती हैं। जैसे अगर हम देखें यूएसए में कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस हो रहा है। वहाँ पे अगर जो चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहा है या जज अपॉइंट हो रहा है तो उसके अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट तो फिक्स कर रहा है, बट उस चीज को कंफर्म कौन कर रहा है? सेनेट यानी अपर हाउस ऑफ द यूएसए। सिमिलरली जर्मनी में क्या होता है? नो, जर्मनी हैज अ यूनिक थिंग, यहाँ पे इलेक्शंस ही होते हैं एंड इलेक्शंस के भी बहुत पिक्यूलर फीचर है। एक तरह से इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं जो जजेस के अपॉइंटमेंट्स होती हैं। इसमें हाफ इलेक्शंस जो जजेस के होंगे वो एग्जीक्यूटिव करेगा एंड हाफ विल बी डन बाय लेजिस्लेचर। अगेन अगर हम देखें यूके की बात करें या साउथ अफ्रीका की बात करें, यहाँ पे और भी यूनिक फीचर्स हैं। यूके एंड साउथ अफ्रीका तो और ज़्यादा ही एक्सटेंड करते हैं इस चीज़ को कि जहाँ पे
एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इन 3 ऑर्गन्स के तो रहते ही हैं जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट करेंगे, प्लस सिविल सोसाइटी से भी लोग रहेंगे, एकेडमिया से लोग रहेंगे, अलग अलग डायमेंशंस, मतलब कहीं ना कहीं पार्टिसिपेटेड डेमोक्रेसी को थोड़ा सा वो टच ज़रूर करते हैं यूके एंड साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज़ में। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जैसे मैं कह रहा था कि आलोक प्रसन्न कुमार का बात मैं कर रहा था, इन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं कॉलेजियम सिस्टम एक स्पेसिफिक सोशल बैकग्राउंड को ही टच करता है। कैसे? आलोक प्रसन्न कुमार ने ये बताया कि जो हम जजेस के अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हाई कोर्ट्स में या कहीं सुप्रीम कोर्ट में, वो कहीं ना कहीं हम अपने लॉयर्स के थ्रू ही कहीं ना कहीं ले लेते हैं, या तो हाई कोर्ट से उठा लिया सुप्रीम कोर्ट के लिए, या तो लॉयर्स से उठा लेते हैं, बट वी डू नॉट गो डीप डाउन टू सबऑर्डिनेट जुडिशरी, जहां पे प्रॉपर एग्जाम्स होते हैं, ये जो भी चीजें हैं, और हमें एक वाइब्रेंट पूल, एक वाइड रेंज ऑफ पूल ऑफ जजेस जो हमें मिल सकते हैं, वो हमें नहीं मिलते हैं। तो इससे उन्होंने ये बात बताई कि इसका प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपर कास्ट एंड एलीट टाइप के पीपल्स को ज़्यादा अपॉइंटमेंट में ले रहे हो, जो कहीं ना कहीं हमारे इंडियन जुडिशरी जिस वजह से कहीं ना कहीं लगती है कि वो एक अपने आप में एलीट है, और कहीं ना कहीं वो सबल्टन अप्रोच जो होना चाहिए, जो एक डीप ग्रास रूट लेवल तक जो जाना चाहिए, वो टच नहीं कर पा रहा है। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें थी जो इसी कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही आलोक प्रसन्न कुमार ने बताने की कोशिश की। कॉलेजियम सिस्टम को एक और तरीके से इसलिए भी बुरा इसलिए बोला गया क्योंकि अगर देखा जाए, जो हम आर्टिकल 143 कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट कहीं न कभी अपने कुछ सजेशंस मांग सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की इंटरवीन करने को बोलता है कि भाई मुझे इस चीज़ में थोड़े आप अपने सजेशंस प्रोवाइड करो। तो उसमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बाइंडिंग है कि उन्हें देना ही देना है। अगर जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पीरियड से रिलेटेड अगर कुछ देना है, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को बाउंडेड है कि उन्हें देना ही देना है। लेकिन जो सजेशंस दिए जाते हैं वो बाइंडिंग प्रेसिडेंट पे नहीं होती है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम ने क्या क्रिएट कर दिया है कि जैसे मान लीजिए अगर कॉलेजियम सिस्टम ने एक लिस्ट भेजी जजेस की टू द एग्जीक्यूटिव, मतलब यूनियन लॉ मिनिस्टर को भेजा जाता है पहले, वहाँ से ये फिर फॉरवर्ड होके प्रेसिडेंट के पास जाता है। अगर एसेंट हो गया, सारी चीज़ें हो गई, एसेंट होने के बाद जब प्रेसिडेंट के पास जाता है ना, अगर ऐसा कुछ हुआ कि एग्जीक्यूटिव ने मना कर दिया कि नहीं इन जजेस को हम अपॉइंट नहीं करेंगे, तो कॉलेजियम सिस्टम या तो उसे डिक्लाइन कर सकती है उस चीज़ को कि भाई ठीक है हम दूसरा लिस्ट भेजते हैं, या तो रीइटरेट कर सकती है कि नहीं हम यही सी लिस्ट को फॉरवर्ड करेंगे। तो जब यही लिस्ट जब आगे फॉरवर्ड होती है, तो तब प्रेसिडेंट हो या पूरा एंटायर एग्जीक्यूटिव ऑर्गन हो, इट इज बाइंडिंग ऑन द जुडिशियल सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है हमारा कॉलेजियम सिस्टम। So maybe there can be a flaw, maybe there cannot be a flaw, maybe collegium system is somewhere trying to ensure कि separation of judiciary होना चाहिए। जैसे कि NJC जब 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया, तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया कि अल्ट्रा वायर टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, कंसिडरिंग इट इज़ वायलेटिंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ग्राउंड ऑफ सेपरेशन ऑफ जुडिशरी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो मे बी कॉलेजियम सिस्टम इज समथिंग जो कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को मेंटेन कर रहा है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी को मेंटेन कर रहा है, बट येस इट इज समवेयर अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर फैक्शन इट इज क्रिएटिंग समथिंग ओपेकनेस, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, वो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है, जैसे कि हमारे यूनियन लॉ मिनिस्टर ने कहा। तो येस समथिंग प्रॉब्लमेटिक इज देयर। सो विद दिस वी आर एंडिंग दिस सेशन। Hope you liked it, and subscribe to our YouTube channel if you want to explore some more fascinating and more knowledgeable videos which gives you concrete information related to the subjects, specific subjects. Do check out them. So thank you all.